गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीए फाउंडेशन की सेकेंड क्लास है ये जनवरी 26 के लिए रीस्टार्ट बैच है बेटा। इस बैच में हम लोगों ने कल अपना पहला चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जामिनेशन में। इस बार क्वेश्चन पूछा था सितंबर में, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉ एक तरीके का ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है जो पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है। यह सोशल वेलफेयर के लिए और जस्टिस के लिए है जो समाज में मेंटेन हो। फिर आपने पढ़ा सोर्सेस में आपने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ लॉ। सेकंड, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। फिर आपने कहा जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स आर द सोर्सेस ऑफ लॉ। और आपने कहा कि जो हमारे एस्टेब्लिश्ड कस्टम है, यूसेस हैं, दे आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ लॉ। उसके बाद आप आ गए थे बेटे लॉ बनता कैसे है, तो आपने कहा कि सबसे पहले हम लोग बिल बनाते हैं। बिल कौन बनाता है? जो लॉ मेकर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, वो बिल बनाता है, ड्राफ्टिंग करता है, प्रपोज लॉ। बिल इज नथिंग बट अ प्रपोज लॉ। लॉ को हमने प्रपोज किया, उसको हमने ड्राफ्ट किया कि ये लॉ होगा, उसको हमने बिल कहा। बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां से पास होने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर गेटिंग हिज कंसेंट। जब वो अपनी सहमति दे दे प्रेसिडेंट, तो फिर इसको हम लोग ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देते हैं और वो एक्ट उस दिन से कम्स इनटू फोर्स हो जाता है और हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। फिर हम लोगों ने कल के क्लास में बात की थी टाइप्स ऑफ लॉ। चार तरीके के लॉ होते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। पहला होता है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ, तीसरा है कॉमन लॉ और चौथा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कल की क्लास में हमने लॉ होता क्या है, सोर्स, टाइप और लॉ बनता कैसे है देखा था। आज की क्लास में हम लॉ को इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कितनी मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व, बहुत सारी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यूनियन मिनिस्ट्री। आपको चार मिनिस्ट्री पढ़ाया है सीए फाउंडेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तीन चार रेगुलेटर की बात किए हैं आपसे, सेबी है, आरबीआई है, आईबीपीआई, ये रेगुलेटर्स पढ़ाए हैं। और ये सारी बातें आपको इन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी में इम्प्लीमेंटेशन, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम ये सारी बातें करेंगे। और लास्ट में होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी में जब डिस्प्यूट होता है तो हम उसके लिए जाते हैं जुडिशियरी में। और इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम में सबसे ऊपर जुडिशियरी ही होता है। तो चलिए आज लॉ का इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग। इनफोर्सिंग द लॉ, लॉ बन चुका है, अब लॉ का क्या होगा, इनफोर्स करेंगे हम लोग। इनफोर्स का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। Implementation of law. Implementation of law. Implementation of law. Implementation. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वेरियस मिनिस्ट्री, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिया एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल टेलीग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत सारी मिनिस्ट्रियां होती हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वेरियस मिनिस्ट्रीज, उनके अंडर में वेरियस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स को चलाएंगे सिविल सर्वेंट,
सिविल सर्वेंट कौन है? जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करके आए हैं और मेरिट के आधार पे उनको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईसीएलएस, आईएफएस इस तरीके के सर्विसेज मिलते हैं। सारे बच्चे एक बार इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा देखें तो, सारे बच्चे 1 मिनट का समय अपना यहाँ पे लगाएं और देखिए कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए क्या सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं? क्या मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट्स हैं? तो लॉ बन चुका था, लॉ को इन्फोर्स कराते हैं, इन्फोर्स को ही क्या बोलते हैं? आप मेरे साथ साथ बोलिए, इधर ही क्लास में हम लोग रीस्टार्ट में रिवाइज करेंगे लॉ को याद करेंगे, और जब आपको याद हो जाए कंटेंट तो उसको लिख लेना एक बार। हर दिन आपका कोर्स किया, जिनका पहले पढ़ा हुआ है आप रीस्टार्ट में रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन करें। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है उनको भी आप मुझे हाई का मैसेज कीजिए, हैंड रिटन नोट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, और आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कीजिए, टिक कीजिए, याद कीजिए, और याद करने के बाद एक बार लिख लीजिए। और आप जहां से भी मेरी क्लास देख रहे हैं वहीं पे बैठे और लाउड हो, जैसे हम बोल रहे हैं बोलो तो बोलो। बोला मैम क्लास में कोई नहीं है, कोई पागल, मतलब रूम में कोई नहीं है, कोई सुनेगा कि अकेले अकेले बेटा बोल रहा है तो जा, ये क्या हुआ, बच्चे को क्या कोर्स करा रहे बेटा, तो पागल हो गया। बोलने दो बेटा, जीनियस को सब कोई ऐसे ही बोलता है। तुम जहां हो तुम बोलो, तुमको अपना काम याद कर, तुमको याद करना ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। आप मुझे सुन रहे हैं ऑडियो, देख रहे हैं मुझे और नोट्स को विजुअल, और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टीचिंग हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जहां की आप जो है वहां से बैठे बैठे देखिए, पढ़िए, बोलिए और इंटरेक्ट कीजिए। जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा लॉ याद होगा। बाकी कोई ऐसी संजीवनी बूटी होती नहीं है कि हम आपको कुछ दे दें और चलो भाई ये पानी के साथ खा लीजिए तो आप सुबह दोपहर शाम खाना है ठीक हो जाइएगा। तो ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन तो है नहीं। तो है क्या? बोलना है, लिखना है, याद अपने आप होगा। चल, तो लॉ को इन्फोर्स करने जा रही इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वेरियस मिनिस्ट्रीज आर देयर, सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी मिनिस्ट्री सी। उस मिनिस्ट्रीज के अंडर में होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स। इन डिपार्टमेंट को चलाते हैं सिविल सर्वेंट। ये सिविल सर्वेंट कौन है? जो यूपीएससी एग्जामिनेशन पास करके आए हैं और उनको ये सब कैडर मिला। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएससीएलएस इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। इस तरीके से इनको कैडर मिलते हैं। अब आपको जो पढ़ना है बेटा फाउंडेशन में,
वो मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए पढ़ना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पढ़ना है, होम अफेयर पढ़ना है, लॉ एंड जस्टिस पढ़ना है। 4 मिनिस्ट्री हमें पढ़नी है, मिनिस्ट्री याद करनी है। तो चलिए 4 मिनिस्ट्री देखें। पहला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके बारे में ये जो कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पहले, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप एक बार जस्ट कॉर्पोरेट अफेयर जो लिखा है जस्ट रीड कीजिए, उसके बाद हम आपको समझा के और याद कराएंगे। यू फर्स्ट रीड, जस्ट रीड वंस अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कोई उपाय नहीं है बेटा लॉ याद करने का। लॉ में लाउड होना होगा, समझ समझ के जोर जोर से बोलना होगा। ये जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। एक क्वेश्चन आना ही है और क्वेश्चन भी तय है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लॉ, सोर्स ऑफ लॉ। दूसरा क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। तीसरा टाइप ऑफ लॉ। फोर्थ है मिनिस्ट्री। पांचवा है रेगुलेटर और छठा है कोर्ट। मात्र 6 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम सारे 6 क्वेश्चन याद करें 6 के 6, उसमें से कोई एक 6 मार्क्स का पूछ देगा, हो गया 6 मार्क्स के लिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट। 2 चैप्टर हैं जो 6 मार्क्स के हैं, एक है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा एलएलपी। इन दोनों से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी क्वेश्चन है और पता भी है कि यही आएंगे। तो अगर इतना श्योर होने के बाद कि यही क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ 6 एक क्वेश्चन आने वाला है और अगर हम करके न जाएं तो मेरे ख्याल से फिर आईसीआई की गलती तो नहीं है बेटा। रेड कर लिया तुमने? चलो आते हैं। पहला मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसमें कहा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ही क्या बोलते हैं, एमसीए। हु इज हेड, अभी कौन है जो इस मिनिस्ट्री की हेड है बताओ। हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कौन है हेड? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का हेड कौन है? नाम लिखिए। अगर आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज हेडेड बाय, तो नाम बताइए तो कौन है हेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का? कौन है हेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का? श्रीमती निर्मला सीतारमन। एमसीए भी मैडम के पास है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी मैडम के पास है। मैडम के पास श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के पास दोनों मिनिस्ट्री है, कॉर्पोरेट अफेयर भी और फाइनेंस भी। और हम सीए को सबसे ज्यादा किन मिनिस्ट्री में काम है? 2 ही मिनिस्ट्री में अपने आप को सबसे ज्यादा काम है, एक है एमसीए और दूसरा है फाइनेंस। और इन दोनों की हेड है हमारी दीदी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो आइए, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, पहला पॉइंट एमसीए के बारे में, ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, कॉमन बात है। आपसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूछे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन पूछे या होम मिनिस्ट्री पूछे, सब में आप क्या लिख सकते हैं कि इट इज इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दूसरा, इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड
with the Administration of Companies Act, LLP and Insolvency Bankruptcy Code 2016। 3 चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। मुंह खोल के बोलो किसका किसका एडमिनिस्ट्रेशन है एमसीए के पास? कंपनीज एक्ट 13 का, एलएलपी का और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। किसका किसका एडमिनिस्ट्रेशन है? किसका किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है एमसीए? पहला कंपनीज एक्ट का, दूसरा एलएलपी एक्ट का और तीसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का। आप भी बोलिए अब जहां है, बोलिए क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है? हाँ। ये किसका किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? कंपनीज एक्ट का, एलएलपी का, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। जो हमारे इंडियन एंटरप्राइज है इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में है, उनको रेगुलेट करने का काम एमसीए के पास है। दिस मिनिस्ट्री इज रन बाय, भाई मिनिस्ट्री को चलाएगा कौन? हम लोग तो जिनको चुन के भेजे हैं, उसमें हो सकता है कि वो इतने पढ़े लिखे ही ना हो, जिनको कोई बिल या लॉ समझ में आता हो। अपने देश की बड़ी विडंबना है बेटा ये। देश और राज्य चला सकता है अनपढ़, राज्य चला सकता है 10th फेल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहिए। और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करके आएगा, आईएएस होगा वो। डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए आईएएस चाहिए और स्टेट अनपढ़ भी चला सकता है, तो ये विडंबना ही है। तो इसलिए एमएलए, मेरे ख्याल से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि एमएलए और एमपी का भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम, कि कम से कम इतने पढ़े लिखे तो हो कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो सके। आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री चलाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि कम से कम कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की, कम से कम ग्रेजुएट तो हो। अंगूठा छाप और 10th पास वो रूल करता है किसको? आईएएस को। फिर कभी कभी लगता है भैया ये क्या यूपीएससी क्वालिफाई करके किए। तो बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री को रन कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए की, तो इसको कौन रन करेगा? जो आईसीएलएस जिनको मिला, आईसीएलएस मतलब इंडियन कंपनी लॉ सर्विस। आईसीएलएस मतलब इंडियन कंपनी लॉ सर्विस कैडर मिला है। पोर्टफोलियो होता है ना, जैसे आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे यूपीएससी में तो आपको मिलेगा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उससे कम मार्क्स है तो आईपीएस मिलेगा, पुलिस सर्विस। उससे कम है तो आईआरएस मिलेगा, उससे कम है तो आईएफएस मिलेगा। ऐसे कैडर है। तो एक कैडर होता है आईसीएलएस। तो इस मिनिस्ट्री को रन कराएंगे सिविल सर्वेंट। ये सिविल सर्वेंट वो है जो आईसीएलएस कैडर के हैं। आईसीएलएस मतलब इंडियन कंपनी लॉ सर्विस कैडर के हैं, उनका पोर्टफोलियो है ये। These officers are elected through civil service examination conducted by UPSC. यूपीएससी का एग्जाम लेता है। यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो कि इंडिया का, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें एग्जामिनेशन का, तो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम लेता है यूपीएससी का एग्जाम। आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बच्चे कितने कितने साल, बहुत सारे आप देखे होंगे, आईआईटी, आईआईएम करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, सीए बनने के बाद यूपीएससी का एग्जामिनेशन देते हैं। तो दिस ऑफिसर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से आते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन सा है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, डीजीसीओ ये बोलते हैं इसको, डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट अफेयर इज द हेड और हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आईसीएलएस। आईसीएलएस का जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वही सबसे ऊंचा पद है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आईसीएलएस। तो अगर आपसे पूछ दिया बेटा कि बताओ आप
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में। तो इतनी बातें लिखनी होंगी क्या हमें? 5-6 बातें हैं। सारे बच्चे जहां बैठे हैं आप लाउड जोर जोर से 6 पॉइंट बोलिए। पहला पॉइंट क्या ये एक इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है क्या? बोला हाँ। दूसरा, ये किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है? कंपनी लॉ का, एलएलपी का, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। तीसरा, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इंडियन इंटरप्राइजेस को जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। चौथा, मिनिस्ट्री को चलाता कौन है? सिविल सर्वेंट। कौन से? आईसीएलएस कैडर वाले, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस कैडर वाले। ये ऑफिसर इलेक्ट कैसे होते हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेता कौन है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनका हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ आईसीएलएस। जल्दी एक बार आप भी बोल दीजिए तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ जाएंगे। 4 ही क्वेश्चन ही बन सकते हैं इस चैप्टर से। पहला लॉ और सोर्स, दूसरा लॉ पास कैसे होता है, तीसरा टाइप ऑफ लॉ जो कल पढ़ चुके थे। आज मिनिस्ट्रीज पढ़ेंगे और रेगुलेटर पढ़ेंगे और कल कोर्ट पढ़ के और खत्म कर देंगे चैप्टर। हो गया 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सबका हो गया एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एक बार और बोल दो बेटा, एक बार और बोल दो, याद हो जाएगा। पहला, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बोलते जाइएगा। पहला, क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है? क्या इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है? हाँ। ये किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है? कंपनीज एक्ट का, एलएलपी का और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए इंडियन इंटरप्राइजेस का इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। मिनिस्ट्री को रॉन कौन कराता है? सिविल सर्वेंट। कौन वाले? जो आईसीएलएस कैडर के हैं, इंडियन कंपनी लॉ सर्विस कैडर वाले। ये कैसे चुन के आते हैं? तो ये आते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करके। वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इनका हेड, आईसीएलएस कैडर का हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द हाईएस्ट पोस्ट। चलो बेटा आगे बढ़िए। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबको याद हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे दूसरे मिनिस्ट्री में। दूसरे मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? वित्त मंत्रालय। इसकी हेड भी कौन है? दीदी है हमारी हेड, श्रीमती निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। क्या ये भी इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है? हाँ। क्या ये ट्रेजरी की तरह काम करता है? सर्व एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, खजांची है, खजाना मेंटेन कर रहा है। हाँ। मेनली कंसर्न क्या है इसका? टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस, यूनियन बजट। भैया सारा काम इन्हीं का है। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट हो गया, मतलब सेबी रेगुलेटर है, लेकिन वो भी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फाइनेंस। टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस एंड यूनियन बजट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे तो सबसे ज्यादा अपने वर्किंग में काम करते समय किसी मिनिस्ट्री का सबसे ज्यादा यूज होता होगा तो किस मिनिस्ट्री के पास हम बार बार जाते होंगे? एमसीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। One of the important function of ministry is presentation of union budget. अगर आपको याद हो तो फरवरी में 1 फरवरी को यूनियन बजट लेके आती हैं दीदी श्रीमती निर्मला सीतारमन। किस मिनिस्ट्री को क्या मिल रहा है, किसको क्या गिफ्ट मिल रहा है, किसको सेंटर की तरफ से क्या मिल रहा है, आपको जो है टैक्स पे कितने का रिलीफ होगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख पर एनम तक है तो नो टैक्सेशन होगा। तो ये सब मैडम का ये काम है हमारी। दिस एनुअल इवेंट इज eagerly awaited by professional and common man as it provides tax rate and allocation budget. कोई भी प्रोफेशनल जो है जो इन कोर्सेस में है वो तो इस यूनियन बजट का इंतजार होता है। किसके लिए क्या सौगात लेके आ रहा है यूनियन बजट? टैक्स का रेट क्या होगा, कितना एलोकेशन, किस मिनिस्ट्री को कितना फंड एलोकेट हो रहा है। फाइनेंशियल रूल्स बनाना, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन मतलब फाइनेंस के जो रूल हैं, टैक्सेशन के जो लॉ हैं, रूल हैं, वो सब इसका काम है बनाना। डिपार्टमेंट देखिए तो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? 6 डिपार्टमेंट। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम आएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, खर्च होगा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, और 6 है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स हैं। आप याद कीजिए, एक बार फटाफट बोलिए, मुंह खोल के, मुंह खोल के एक बार जल्दी बोलिए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? पहला, पैसा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दूसरा पैसा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा इकोनॉमिक अफेयर, चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, 6th है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस।
याद हो गया बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. These are the department under Ministry of Finance. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का? इट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है 4 सेंट्रल सर्विसेज का. 4 सेंट्रल सर्विस इसके अंदर आते हैं बेटा. पहला है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, दूसरा है पहला इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, दूसरा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, तीसरा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और चौथा है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस. 4 सिविल सर्विसेज हैं इसके अंदर. सेंट्रल कॉमर्स सर्विस, इतने सिविल सर्विसेज की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन कौन सा? पहला हो गया आपका इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, दूसरा हो गया इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, तीसरा हो गया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, चौथा हो गया इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस और पांचवा हो गया सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज. सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज, सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज. आगे बढ़े नेक्स्ट मिनिस्ट्री में. नेक्स्ट मिनिस्ट्री है होम अफेयर का. होम अफेयर, गृह मंत्रालय. होम अफेयर, आपको पता है गृह मंत्रालय का हेड कौन है? अमित शाह. होम अफेयर को ही बोलते हैं गृह मंत्रालय. इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी. आप देखते हैं कि भाई कहीं सरकार बन रही है, कहीं चुनाव होने वाला है तो वहां अमित शाह जी चले जाते हैं. रीजन यही है, डोमेस्टिक अफेयर, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना होम अफेयर्स का काम है. मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर. जो यूनियन मिनिस्टर है होम अफेयर का वही हेड होता है, जो कि अमित शाह है. डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है? 6 डिपार्टमेंट है होम अफेयर में. पहला डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट करता है बेटा, बॉर्डर पे. इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर. आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को हमेशा से प्रिविलेजेस है, स्पेशल राज्य का भी दर्जा था. वो तो आर्टिकल 370 अमेंड हो गया कि उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हटा दे. चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ होम, पांचवा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और छठा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. आप बोलते हैं ना कि कहीं पे भी सरकार बनानी हो, कुछ करना हो तो अमित शाह पहुंच गए. भैया उनके पास डिपार्टमेंट है स्टेट्स का. देखिए तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं बेटा होम में. बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया पहला, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर, होम, ऑफिशियल लैंग्वेज और स्टेट. ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस हैं.
हो गया बेटा। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर भी देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी भी, घर देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी देखेंगे, बॉर्डर देखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे, स्टेट देखेंगे और जम्मू कश्मीर लद्दाख देख लेंगे। तो ये सब डिपार्टमेंट हैं होम के। नेक्स्ट आगे बढ़िए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आ जाइए। उसके बाद आ जाइए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में ये हमारा चौथा मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पढ़ा हमने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम और चौथा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री का हेड कौन है भैया? अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। दो मिनिस्ट्री का हेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और फाइनेंस की तो श्रीमती निर्मला सीतारमन थी। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री अर्जुन राम मेघवाल। इट इज ऑल्सो कैबिनेट मिनिस्ट्री। क्या ये भी इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है? आंसर इज यस। क्या ये भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री है? यस। डिपार्टमेंट कौन से भैया? लॉ एंड जस्टिस के 3 डिपार्टमेंट है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कौन 3 डिपार्टमेंट है? पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसका क्या काम है बेटा लीगल अफेयर का? इट डील्स विथ लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, एडवाइज द वेरियस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को एडवाइज करना। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का काम है मैनेजमेंट करना लीगल अफेयर का, और जो लॉ होता है उसकी ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन बनाना। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम क्या है? जस्टिस देखना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। 1 मिनट का टाइम लीजिए, तीनों डिपार्टमेंट देखिए। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। लीगल अफेयर का काम क्या है? लेजिस्लेटिव एक्टिविटी देखना, ये एडवाइज करते हैं वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ ईजी को। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट मैनेजमेंट देखता है लीगल अफेयर्स का और ड्राफ्ट करता है प्रिंसिपल लेजिस्लेशन को, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये पूछा है आपसे एग्जामिनेशन में। एक बार डिपार्टमेंट देखिए तो लॉ एंड जस्टिस का, और 1 मिनट में बोल बोल के याद कीजिए। तो हम आगे बढ़ें।
आगे बढ़े बेटा। तो मिनिस्ट्री खत्म हो गई। आपको एक मिनिस्ट्री पढ़नी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा था होम मिनिस्ट्री और चौथा था लॉ एंड जस्टिस। 4 मिनिस्ट्री कंप्लीट हुई। आगे बढ़िए, रेगुलेटिंग बॉडी में चल रहे 3 रेगुलेटिंग बॉडी हमें पढ़ना है। एक है सेबी, दूसरा है आरबीआई और तीसरा है आईबीबीआई। अगर हम ये 3 रेगुलेटर्स पढ़ लें तो हमारा इन्फोर्समेंट हो जाएगा, हम इंप्लीमेंट कर लेंगे लॉ को। और कल हम इस चैप्टर को खत्म करके और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेंगे, तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया हाथों हाथ। जो बच्चा पहली बार मेरी क्लास देख रहा है सीए फाउंडेशन की, हम लॉ फाउंडेशन इंटर दोनों का पढ़ाते हैं। डेली मेरी क्लासेस ऑनलाइन मोड में 11 बजे जाती हैं। अगर आपको लॉ की तैयारी मेरे साथ करनी है तो आप 750 में सब्सक्राइब करके चैनल को और 750 रुपीज में आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स चाहिए तो 2000 बहुत ही नॉमिनल रेट में पूरा सीए फाउंडेशन अवेलेबल है। घर बैठे आपको कहीं जाना भी नहीं है। जैसे बच्चे फेस टू फेस के लिए मान लो बाहर आते हैं, लॉजिंग फूडिंग का पैसा लगाते हैं, 30,000 फी देते हैं, और आप घर बैठे 2000 रुपए में पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी उन एक्सपर्ट फैकल्टी से जो यहाँ दिल्ली में लक्ष्मी नगर में पढ़ाते हैं। मात्र 2000 रुपए में पूरा कोर्स। और अगर कोई इंडिविजुअल पेपर आपको पढ़ना है, आपको लगता नहीं मुझे ये आता है ये आता है बस ये पढ़ना है, तो 750 रुपीज में एक इंडिविजुअल पेपर और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 2000 रुपीज में आपको अवेलेबल है। पूरा का पूरा कोर्स मात्र 2000 रुपए में और एक सिंगल पेपर 750 में उपलब्ध है। तो आइए, पहला रेगुलेटिंग बॉडी है सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब स्टेबल हुआ है सेबी? सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 को स्टेबल हुआ है एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। बना दिया आपने 12 अप्रैल 88 को, लेकिन आपने पावर्स 30 जनवरी 92 को सेबी एक्ट आया। क्योंकि अगर आप रेगुलेटिंग बॉडी है और आपको कोई गवर्न करने वाला एक्ट ही नहीं है तो आप चलेंगे कैसे? मतलब तो ये तो वही बात हुई कि आप अपने घर के बाहर एक पहरेदार बैठा दीजिए और पहरेदार को न तो टॉर्च दीजिए और न डंडा दीजिए, वही वाला स्थिति था सेबी का। सेबी तो स्टेबल हो गया था, सेबी तो स्टेबल हो गया था, लेकिन सेबी के स्टेबल होने के उसको पावर्स ही नहीं थे। पावर्स कब मिला? जब सेबी एक्ट आया। जब सेबी एक्ट आया 30 जनवरी 1992 को, तो सेबी को पावर्स मिले हैं। तो ये स्टेबल तो हो गया बेटा 12 अप्रैल 1988 को एग्जीक्यूटिव बॉडी में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी पावर्स मिले हैं 30 जनवरी 92 को सेबी एक्ट के थ्रू। इस मिनिस्ट्री के अंदर सेबी भी आता होगा फाइनेंस। क्या रेगुलेट करता है सेबी? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। सेबी का काम क्या है बेटा? क्या रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। पहला रेगुलेटिंग बॉडी हो गया कि सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 88 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 को मिले हैं जब सेबी एक्ट आया। दूसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और तीसरा, ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, शेयर मार्केट वगैरह। दूसरा रेगुलेटरी बॉडी आपको जो पढ़ना है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा रेगुलेटिंग बॉडी आपको जो पढ़ना है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज इंडिया सेंट्रल बैंक। आपको पता है ये सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई, तो इट इज द सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी विच रेगुलेट इंडियन बैंकिंग। ये सेंट्रल बैंक है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल, इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज। कंट्रोल, इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज के लिए जिम्मेवार है। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज पेमेंट। ये इंडिया के, हमारे देश के
पेमेंट सिस्टम को मेंटेन करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान इसके अंडर में है। उसका काम है प्रिंट एंड मिंट करना इंडियन करेंसी नोट्स को। दो प्राइमरी प्रेसेस, जो दो प्रिंटिंग प्रेस जो इंडिया में लोकेटेड हैं, एक है नासिक में और दूसरा है देवास में। आरबीआई के अंडर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान है जो प्रिंट और मिंट करता है इंडियन करेंसी नोट्स को। दो प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, एक है नासिक और दूसरा है देवास। आरबीआई also established deposit insurance and credit guarantee corporation for the purpose of providing insurance of deposit and guaranteeing credit facility to all Indian banks. आरबीआई ने ही एनपीआई क्या था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। आरबीआई ने स्टेबल किया एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। और उसके अलावा स्टेबल किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इनका काम होगा प्रोवाइड करना इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट और गारंटी करना क्रेडिट फैसिलिटी को टू ऑल इंडियन बैंक्स। और लास्ट रेगुलेटर है जिसका नाम है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है ओवर पूरा, अगर कोई दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को रेगुलेट करता है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ओवरसी करता है, पूरा देखता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को। तीन एंटिटी हैं, एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आईपीए, दूसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपी और तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आईयू, जो वर्क करते हैं आईबीबीआई के अंडर में। आईबीबीआई के अंडर में तीन एंटिटी काम करती है, पहला आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, दूसरा आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये कब स्टेबल हुआ है आईबीबीआई? 1 अक्टूबर 16 को। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को पूरा स्टैट्यूटरी पावर दिया गया 5 मई 2016 को। इट कवर इंडिविजुअल को, कंपनीज को, एलएलपी को, फर्म को, सबकी इंसॉल्वेंसी देखता है। इंडिविजुअल का, फर्म का, एलएलपी का, कंपनी का, सबकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को देखता है। This new code will speed up resolution process for stress asset in the country. पहले क्या होता था ना बेटा, 5-5, 10-10 साल लग जाते थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग में। उसमें बहुत बार पता चलता है कि मुझे जिससे पैसे लेने थे वो तो मर गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अभी तक इंसॉल्वेंसी ही खत्म नहीं हुई है। बहुत लंबा प्रोसीडिंग चलता था, तो उसको स्पीड अप करने के लिए लाया गया है। इसको स्पीड अप करता है स्ट्रेस असेट को, स्पीड अप कर रहा है स्ट्रेस असेट्स को। इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस। इसने क्या किया? क्विक है, जल्दी करना है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को, तो सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को। 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जहां आप जा सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए। पहला एनसीएलटी, अगर आप कंपनी हैं और एलएलपी हैं तो एनसीएलटी में जाइए, वहां आपका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रिजॉल्व होगा। और अगर आप इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप फर्म है तो डीआरटी के पास जाइए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। अगर आप एलएलपी और कंपनी है तो एनसीएलटी में जाइए, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और अगर आप इंडिविजुअल या फर्म है तो डीआरटी में जाइए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। कल की क्लास में जुडिशियल सिस्टम को खत्म करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज काम है आपका, आज आपका एक ही काम है, चारों मिनिस्ट्री और 3 रेगुलेटरी याद करना है बस।
आज आपका बस एक ही काम है, चारों मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फाइनेंस, होम अफेयर, लॉ, जस्टिस याद करना है। और दूसरा सेगमेंट आपको तीनों रेगुलेटर याद करना है, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ सेबी, आरबीआई और आईबीबीआई के बारे में, पूछे हुए टाइम हो गया, हो सकता है जनवरी में आपसे तीनों रेगुलेटर रहे, तो तीनों रेगुलेटर अच्छे से याद करना है, चारों मिनिस्ट्री याद करना है। आज बस लॉ में यही करना है आपको, 4 मिनिस्ट्री 3 रेगुलेटर, 4 मिनिस्ट्री 3 रेगुलेटर। और अगर आपको लॉ में पर्टिकुलर, बहुत बच्चों को खास का ऐसे दिक्कत होता है कि चलो मुझे लॉ में दिक्कत है, चलो मुझे अकाउंट्स में दिक्कत, चलो मुझे मैथ्स में दिक्कत है, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी मात्र 750 में हमारा पेपर खरीद सकते हैं। टॉपर्स के ऐप पे आपको मिल जाएगा, हेल्पलाइन पे आपको कॉल करना होगा। मात्र 750 रुपए में पूरा सी फाउंडेशन का लॉ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे 11 बजे इसी टाइम में। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। आईसीआई का एग्जामिनेशन लगे रहने का ही खेल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।